So, a very good morning to all of you. Today, we are here for another chapter of 12th physics, that is atoms and nuclei. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर। स्पेशल नोट कि इस बार फॉर 2020 एंड 21 रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड सोडिस लॉ, रेडियो एक्टिव रेडिएशन कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, this topic has been removed from the syllabus for session 2020 and 21. तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले उसने इन दिस एक्सपेरिमेंट ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। एक थिन गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर से बम्बार्ड कर दिए अल्फा पार्टिकल्स। तो ऑब्जर्वेशन सी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गो विदाउट एनी डेविएशन। तो उसे देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे चले गए, कोई उनमें डेविएशन नहीं, बिल्कुल सीधे अपने पास से थोड़ा सा भी डेविएट नहीं हुए। दूसरा उसे नोटिस किया, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड विद लार्ज एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से स्कैटर हुए और कुछ स्मॉल एंगल से स्कैटर हुए। ओनली वन अल्फा पार्टिकल रीट्रेसेस इट्स पाथ, और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस चला गया। तो ये ऑब्जर्वेशन थी। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला? पहला जो है ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गो विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो एटम है वो खाली है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड विद लार्ज एंगल whereas some with small angles। अब हमें पता है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑफ कोर्स अगर ये डेविएट हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज सम रिपल्शन, और अगर रिपल्शन है तो देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। some positive charge inside the atom, there must be some positive charge at the center due to which repulsion takes place and hence alpha particles scattered। okay, थर्ड, द पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा जो है ओनली वन अल्फा पार्टिकल रीट्रेसेस इट्स पाथ फ्रॉम 10,000 to 1। मतलब ये जो रेशियो है कि 10,000 अल्फा पार्टिकल्स में से नियरली वन जो अल्फा पार्टिकल है वो अपना पाथ रिट्रेस करता है। इसका मतलब यहाँ से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई इस एक्सपेरिमेंट से कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस, बट the size of the nucleus is very less, of the power of 10 raised to power -14 to -15। कि मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर बिल्कुल सेंटर पर, बट इसका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, 10 की पावर -14 से 10 की पावर -15 मीटर की गहराई में। ओके, लिमिटेशंस, लेकिन अब इस थ्योरी की लिमिटेशंस थी कुछ। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल EM थ्योरी, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इट रेडिएट्स एनर्जी। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि अगर कोई पार्टिकल लगातार एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसकी कुछ एनर्जी लूज होनी चाहिए। तो ऑन द सेम बेसिस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अब इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इट विल लूज एनर्जी। तो इसकी भी एनर्जी लूज होनी चाहिए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, बट तो इसकी वजह से ड्यू टू विच वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स रिड्यूस्ड एंड हेंस इट कवर्स अ स्पाइरल पाथ एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इसकी एनर्जी लगातार जब कम होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें एनर्जी बिल्कुल बचेगी ही नहीं, तो इट विल कवर अ स्पाइरल पाथ एंड गोज एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ड्यू टू विच एटम्स बिकम अनस्टेबल। और अगर ऐसा हो गया तो जो हमारी थ्योरी है वो गलत हो जाएगी, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो रदरफोर्ड की और गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट की जो लिमिटेशन है वो यही है कि वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर केपेबल ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ। वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड। बट दिस वाज एन important experiment because from here we get the discovery of the nucleus। न्यूक्लियस के बारे में पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि देयर इज सम न्यूक्लियस इनसाइड एट द सेंटर ऑफ द एटम। अब डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच, द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम वेयर इट retraces its path is known as distance of nearest approach। okay,
तो ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच की हम कितनी पास से एक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करें एटम के ऊपर कि वो अपना पाथ रिट्रेस कर ले। तो देखो अब मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस आप एटम के अंदर तो जान सकते हो, लेकिन अब एटम के बिल्कुल एज से अगर कोई चीज फेंको ऐसे यहाँ, ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट। अब इसके एटम के अंदर तो हम जान सकते हैं, लेकिन एटम के सरफेस तक हम पहुंच सकते हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर हम इसके फाइंड आउट करना है आर नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। अब हमें पता है अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम, ओके। अब हीलियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो और यहाँ पे z इज द एटॉमिक नंबर, z क्या है, एटॉमिक नंबर। और हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है Q1 Q2 अपॉन 4πε0r। अब यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 जिसको हम बम्बार्ड करवा रहे हैं मतलब अल्फा पार्टिकल, और हमें पता है अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है 2e, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है 2e, और e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। सो Q2 क्या है Ze, Z इज द एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर है, और E अगेन Z एटॉमिक नंबर, बिकॉज जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे R, तो ये हमारे पास आ जाएगा U की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे R को रिप्लेस कर देंगे R नोट से, R को रिप्लेस कर देंगे R नोट से, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो R नोट इज इक्वल टू 2ZE का स्क्वायर अपॉन 4πε0 हाफ mv²। और यहाँ से प्रूफ होता है कि R नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, R नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर है, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ओके। next term is impact parameter. It is defined as perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from the center of thin gold nuclei, okay। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन में ये निकल के आया कि ज्यादातर जो एटम है वो खाली है, ज्यादातर जो एटम है वो खाली है। अब मान लो अगर हम यहाँ एच से चलना स्टार्ट हो, अगर हम एच से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल फेंकें, इट विल गो स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बिल्कुल थोड़ा सा भी उसमें डेविएशन होगा, मतलब इस न्यूक्लियस का इंपैक्ट उस अल्फा पार्टिकल पे जब पड़ना शुरू हो जाए उसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर बेसिकली। when the alpha particle starts to deviate, the maximum distance basically between the nucleus and alpha particle from where alpha particles starts to deviate या nucleus impacts path of alpha particle, जहाँ पे न्यूक्लियस का इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाए अल्फा पार्टिकल के ऊपर और जिसकी वजह से वो डेविएट होना शुरू हो जाए। तो इसका फॉर्मूला B इज इक्वल टू ZE स्क्वायर 4θ/2 4πε0 हाफ mv²। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू, ओके। नेक्स्ट न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर साइज, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। अब हमें पता है न्यूक्लियर वॉल्यूम, अब हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसको एक स्फीयर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। A इज मास नंबर, एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, और Z इज एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एज 4/3 पाई इज कांस्टेंट, ओके। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर 1/3। अब इस पे R नॉट की वैल्यू यहाँ पे जब हम उसको हटाएंगे तो R नॉट इंपीरिकल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखनी है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ये, इस पे एक नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको दो एटॉमिक नंबर दिए हैं तो आपको उनकी न्यूक्लियर रेडियस के रेशियो निकालनी, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका। इफ टू एलिमेंट्स हैविंग मास नंबर 8:125 कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2, ठीक है। अब हमें पता है तो मास नंबर दिए हैं उनके,
मास नंबर दिए हुए हैं, तो अगर हम उनका क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी न्यूक्लियर रेडियाई की रेशियो। ओके, नेक्स्ट एएमयू। एएमयू आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी से पढ़ चुके होंगे। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। इट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ C12, कार्बन 12 का 1/12 मास। ओके, 1 AMU is equal to 1.6 into 10⁻⁻27 kg इन टर्म्स ऑफ मास। लेकिन अब हमें जो AMU की वैल्यू है, हमें मास की जगह एनर्जी की टर्म्स में पढ़नी है, तो 931.5 अपॉन C² इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻6, मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻6 प्लस 6, माइक्रो स्टैंड्स फॉर -6 एंड मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻6 न्यूक्लियर डेंसिटी। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का ये आ जाता है कई बार। ये क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो हमें प्रूव करके दिखाना है ये कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ये कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। It is defined as ratio of atomic mass to the nuclear volume. It is defined as ratio of atomic mass to the nuclear volume. तो rho is equal to mass number upon nuclear volume is equal to mass number कैसे निकालेंगे हम? A into 1 AMU, 1 AMU value 1.6 into 10⁻⁻27 kg, nuclear volume 4/3 pi r cube, और हमें पता है R का फॉर्मूला अभी हम निकाल दिखाया, R0 A raised to power 1/3। तो यहाँ से पुट करेंगे तो देखो इसके एक्सप्रेशन में हमारे पास A से A कट गया, एक्सप्रेशन में देखो A है ही नहीं, A का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज जब हमने डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला तो A की टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि दिस शोज दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता न्यूक्लियर डेंसिटी पे। सो यहाँ से भी प्रूफ होता है कि न्यूक्लियस इज वेरी वेरी डेंसर, न्यूक्लियस इज वेरी वेरी डेंसर। देखो डेंसिटी कितनी है, 10⁻+16, तो इतनी बहुत ज्यादा बड़ी डेंसिटी है ये। तो इससे प्रूफ होता है कि एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा डेंसिटी पे होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस हमने पढ़ा हुआ है 11th में, फर्स्ट चैप्टर में, कि हमारे पास 4 तरह की फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑपरेटिंग इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट, स्पिन इंडिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज फोर्स। अब शॉर्ट रेंज है बिकॉज एक एटम के अंदर ही है ये। ग्रेविटेशनल फोर्सेस पूरी यूनिवर्स में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बिल्कुल मतलब माइन्यूट से माइन्यूटेस्ट एरिया में है ये, ओके, ओनली इनसाइड अ एटम। These obey the property of saturation. These are exchange forces. ये इसका ग्राफ है। स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, वीक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आंगस्ट्रम में, इनका जो रिपल्शन है वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट होता जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, बोवर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन बनता है इस यूनिट में से फॉर श्योर। इस टॉपिक पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस यूनिट में से बनता ही बनता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। तो अकॉर्डिंग टू बोवर, एन एटम हैज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज्ड कोर called nucleus. An electron revolves around it with a definite energy in fixed path known as energy levels. अब देखो ये जो बोवर्स है, इसका सबसे बड़ा जो कामयाबी था वो यही था कि इसने जो रदरफोर्ड की अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी लिमिटेशन को दूर किया। He explained how electron revolve inside and around the nucleus. कैसे रिवोल्व कर पाता, उसने ये एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज एनर्जी लेवल्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले तो उसने ये बताया जो रदरफोर्ड की डिस्कवरी थी कि एन एटम हैज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज्ड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट विद अ डेफिनिट एनर्जी इन अ फिक्स्ड पाथ। अब यहाँ पर उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं कि वो हर ऑर्बिट में रोटेट करता है, वो सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है, जिनको हम बोलते हैं
नॉन रेडिएटिंग, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिंग, और उसकी कंडीशन है कि उस ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज L इज इक्वल टू mvr/nh/2π। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए, उसी ऑर्बिट पे रोटेट करेगा, और इनको बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। तो इसने बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाता है लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो उसे बोला इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली, यहाँ पे वर्ड लगा दिया ओनली, इन दीज एनर्जी लेवल्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ऐसे ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। ओके, ठीक है, कंडीशन ये है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल रेडिएटिंग बाय रेडिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे बाय रेडिएटिंग या बाय लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, तो h nu is equal to EI minus EF, EI इनिशियल, EF फाइनल। अब आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, whenever it comes from higher state to lower state, मान लो ये EI है, और हमें यहाँ पे पता है कि EI की एनर्जी ज्यादा होगी, क्यों, हायर एनर्जी स्टेट है, तो यहाँ पे कंडीशन है कि EI की वैल्यू ज्यादा होगी EF से। ठीक है, तो जब वो रिलीज करेगा तो फोटोन आएगा, एक फोटोन यहाँ पे रिलीज होगा जिसकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा, h nu is equal to EI minus EF। न्यूमेरिकल्स में वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग चार्ज प्लस E एंड एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज माइनस E। तो हाइड्रोजन एटम में आपको पता ही है 1h1। ठीक है, 1h1 इसका फॉर्मूला रहता है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r। According to Coulomb's law, F is equal to mod Q1 Q2 upon 4π0 r square is equal to, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए क्योंकि लगातार सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वेट कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा r is equal to ke² upon mv square। के ke², और यहाँ पे k की वैल्यू है 1/4π∈। अब कंडीशन है, ये बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट आर बोथ आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये कंडीशन है इसकी। तो यहाँ से भी r की कंडीशन आ गई nh/2π mv, तो r की भी दो वैल्यूज आ गई। अब हम इन दोनों को भी इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर v का फॉर्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ जाएगा 2π ke² mh। Okay, v is the velocity with which electron is orbiting around the nucleus। तो यहाँ से r का फॉर्मूला nh/2πm, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे पुराने वाले पिछले वाले फॉर्मूले में, तो r is equal to n²h²/4πm ke², और यहाँ से प्रूफ होता है कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, बिकॉज यहाँ पे h कांस्टेंट, h की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻⁻34, 4π m k e, ये सब कांस्टेंट है सिवाय n को छोड़ के, n इज नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ओके, तो जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो इसे बोलते हैं r इज इक्वल टू 0.53 × 10⁻10 मीटर, इसे बोलते हैं बोहर्स रेडियस, इसे बोलते हैं बोहर्स रेडियस। ओके, दिस इज नोन एज बोहर्स रेडियस। और यहाँ से एक चीज प्रूफ हो जाती है कि अगर आपने मान लो Rn निकालना है, Rn, तो आपको क्या करना पड़ेगा, n² × R0 की वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मान लो आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू रखोगे 2, यहाँ पे R2 आ जाएगा, R0 की वैल्यू आपको पता ही है 0.53 एंगस्ट्रॉन,
तो 4 इंटू 0.53 इंटू आंगस्ट्रम, तो वहां से आपका रेडियस निकल सकता है सेकंड ऑर्बिट का। थर्ड का निकालना है तो n की जगह 3, फोर्थ का निकालना है तो n की जगह 4। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो यहाँ से क्या किया उसने, R इजिकल टू के ई स्क्वेयर अपॉन एम वी स्क्वेयर था, तो यहाँ से एम वी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी, के ई स्क्वेयर अपॉन आर, तो यहाँ पे पुट कर दिया इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इजिकल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पे K लिख दिया इसको, तो Q1 की वैल्यू E है, Q2 की वैल्यू भी E है, माइनस E है, तो माइनस के ई स्क्वेयर अपॉन R, तो इन दोनों को पुट कर दिया। अब आपको पता है कि T इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के ई स्क्वायर अपॉन r, तो हाफ माइनस 1, तो ये t की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब जब हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे, दोबारा से r की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, क्या थी r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर s स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n के ई स्क्वायर, ये वैल्यू थी। तो यहाँ पर ये r की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फॉर्मूला। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, तो और जब हम ये सारी वैल्यूज, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 4 की पाई की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे, e की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास सारा ये जो मेन फॉर्मूला है इसका T इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड विथ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड विथ न्यूक्लियस। अब दूसरा, ये कुछ वैल्यूज है, आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट के लिए, n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो देखो 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 13.6 डिवाइड बाय 4 3.4 माइनस का। तो ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है। ठीक है, और क्लियरली हमें शो हो रहा है कि जो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है उनमें क्या रिलेशन है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ के ई स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के ई स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन माइनस का है। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन हुआ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डन। अब उसी तरीके से टोटल एनर्जी अगर हम देखें, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के, मतलब माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये नेक्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स when electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, given by h nu is equal to e I initial minus e f final, तो ये वैल्यू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4। ये हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है पीछे से, ये एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ से ले लिया, 2 से 4 काट दिया हमने। ठीक, तो 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, जब उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा एच न्यू, ये माइनस है तो माइनस को हमने चेंज करने के लिए एन एफ इधर ले आए और एन आई को उधर ले गए। ठीक है, तो एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे, न्यू का फॉर्मूला पुट कर देंगे सी अपॉन लैम्डा। ओके, तो उसके बाद एच सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, एच और सी को इधर ले जाएंगे, फिर हम h को नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे h आ गया, h स्क्वायर था, यहाँ पे h क्यूब हो गया, और c यहाँ पे नहीं था c, तो यहाँ पे देखो c भी आ गया, तो h क्यूब अपॉन c। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, इसे बोलते हैं वेव नंबर, इसे बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, और आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा ही हुआ है, और यहाँ पे r की वैल्यू राइडबर्ग कांस्टेंट 1.097 10 की पावर 7 पर मीटर,
या 1/r इज इक्वल टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, कई बार यूज होता है 1/r। तो अब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। लाइमन सीरीज, ये डायग्राम से देख सकते हैं, ये आपके पास डायग्राम है। ओके, अब सबसे पहले लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड। ओके, तो यहाँ पर लाइमन सीरीज NF1 Ni2 3 4 डैश डैश डैश। ओके, तो फाइनल इसमें देखो क्या होगा कि जब भी कोई भी रेडिएशन हाई एनर्जी स्टेट मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट से पहली एक्साइट या ग्राउंड स्टेट में आएगा तो लाइमन सीरीज, और जब सेकंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो लाइमन के बाद क्या आता है, बाल्मर सीरीज। और जब फाइनल होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, देखो यहाँ पे ध्यान से, जब NF इज इक्वल टू 1 है तो ये है ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और उसके बाद बाल्मर सीरीज में जब NF2 है, ये कौन सी स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और जब NF इज इक्वल टू 3 है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ब्रैकेट सीरीज है तो NF इज इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और पी फंड सीरीज में NF इज इक्वल टू 5 तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो ये सारी सी प्रॉपर्टीज हैं। लास्ट, बोहर्स क्वांटम कंडीशन फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो बोहर्स क्वांटम कंडीशन हमने ऐसे फाइंड आउट की, 2πr n लैम्डा के इक्वल होता है। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ही निकाला हमने। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 2πr इज इक्वल टू nh/mv, तो यहाँ से l इज इक्वल टू nh/2। तो ये बोहर्स कंडीशन, कि वो ये नहीं बता पाया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसने इस कंडीशन दिया कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऑर्बिट्स में रोटेट या रिवॉल्व नहीं करता, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू nh/2π होता है। और इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, जिसमें से एनर्जी यूज नहीं होती। ओके, लेकिन लिमिटेशन बोहर्स की भी थी। बोहर्स की लिमिटेशन ये थी, सो लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स की अगर हम पूछे तो यही है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही एक्सप्लेन कर पाया, सिर्फ हाइड्रोजन को ही बता पाया, और किसी भी एलिमेंट का ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, तो ये हमारे पास टॉपिक्स है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये लेड का बॉक्स है। लेड बॉक्स क्यों, टू एब्जॉर्ब द अल्फा पार्टिकल्स। इसके बीच में Bi214 और रेडोन रख दिए यहाँ पर, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। थिन गोल्ड फॉइल, अच्छा ये क्या है, रेडोन या Bi214, ये आपके पास एक रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, और लेड बॉक्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। थिन गोल्ड फॉइल, ये जिंक स्क्रीन, ZNS स्क्रीन, देखो दोबारा से कैसे जा रहा है, तो ये डेविएट हो गया, एक स्ट्रेट आ गया। ये गोल्ड एटम तो मोस्टली स्ट्रेट चले गए, मोस्टली विदाउट एनी डेविएशन सीधे चले गए। इससे पता चलता है कि मोस्टली जो एटम है वो एम्प्टी है, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज एंगल पे, जिससे पता चलता है कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज। देखो पहला जो था स्मॉल एंगल पे डेविएट हुआ, दूसरा लार्ज एंगल पे डेविएट हुआ, और तो ये ऐसे। ओके, तो स्कैटरिंग का अगर हम डायग्राम बनाए तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ग्राफ है ये, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल। ओके, alpha particle is a nucleus of helium atom carrying a charge of +2 e and mass equal to 4 times that of hydrogen atom. It travels with a speed nearly 10 to the power 4 meter per second and is highly penetrating. Okay, तो source of alpha particle bismuth, Bi214 या रेडोन। रदरफोर्ड में रेडोन यूज किया गया था। ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट में बिस्मथ। ठीक है, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल ये और इसमें अलग अलग थी। थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, इसमें इतनी थिकनेस का 10 की पावर -6 और इसमें 10 की पावर -7, और भी ज़्यादा पतली रखी गई थी।
Observation: most of the alpha particles pass straight through the gold foil. It indicates most of the space in an atom is empty. Some of the alpha particles were scattered by only small angles of the order of a few degrees. Alpha particles being positively charged, तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर जो इनको डिफ्लेक्ट कर रहा है. A few alpha particles, 1 in 9,000 or 10,000, were deflected through large angles even greater than 90. Some of them even retraced their path. Angle of deflection was 180. The distance of closest approach. Again देखो यहाँ पे एनिमेशन से ये हमने फॉर्मूला में निकाल लिया वहां पर हाफ mv² या mu² काइनेटिक एनर्जी का. ठीक है, z इज एटॉमिक नंबर. इम्पैक्ट पैरामीटर अगेन देखो एनिमेशन से देख सकते हैं. तो लार्ज वैल्यूज ऑफ b cos θ/2 इज लार्ज एंड थीटा द स्कैटरिंग एंगल इज स्मॉल. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से जब b की वैल्यू ज्यादा है तो स्कैटरिंग एंगल स्मॉल है तो ऑफ कोर्स होगा ही ना, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा तो b की वैल्यू ज्यादा होगी, b की वैल्यू ज्यादा होगी तो कम स्कैटरिंग हुई थी बिकॉज तब इम्पैक्ट कम पड़ेगा और जितना वो न्यूक्लियस के पास आएगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा. अब कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस ये हमने पढ़ा हुआ है. एटॉमिक नंबर ठीक है. एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट द एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन. प्रोटॉन का हमें मास पता है और चार्ज पता है. मास होता है प्रोटॉन का 1.67 10⁻⁻27 kg, 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन का भी सेम मास होता है. ठीक है. एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस. आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. एटॉमिक मास नंबर. ठीक है. A is equal to एटॉमिक मास नंबर, A is equal to एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इसका मतलब अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मिल जाएंगे. एटॉमिक मास यूनिट, साइज ऑफ न्यूक्लियस ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. न्यूक्लियर डेंसिटी ये यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन था. द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर सो ऑल द न्यूक्लियर प्रोसेस नियरली द सेम डेंसिटी. ओके. सो थैंक यू.